राज्य लगभग 5 महीने से जल रहा है और उसमें ना तो हमारी इस भाड़ मीडिया का कोई उसमें किसी तरह का कोई खबर आ रहा है और ना ही हमारी सरकारें और ना ही इन अंधभक्तों का किसी तरह का कोई बयान आ रहा है। आज देखिए सोशल मीडिया पे ऐसा लग रहा है कि इजराइल हमारे ही देश का कोई हिस्सा है और 24 घंटा और 7 दिन खबरें जो है कि सिर्फ इजराइल के बारे में चलाया जा रहा है। ये चलाया जा रहा है कि हमास को बर्बाद कर दिया गया, ये दिखाया जा रहा है कि फिलिस्तीन खत्म हो चुका है, लेकिन ये नहीं बर्बरता के साथ आज इजराइल आज नहीं बल्कि सदियों से जो है कि जुल्म ढा रहा था खास करके फिलिस्तीन पे। वो दर्द, वो दुख, वो परेशानी, वो पीड़ा आज तक हमारी इस भाड़ मीडिया ने दिखाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन हम तो ताज्जुब हमें इस बात का हो रहा है कि जो ये अंतभक्त हैं, जो अपने अंतभक्ति में जिस तरीके से आज चाटुकारिता पे जो आप मतलब अपने पूरे रीढ़ को ये लोग नवा चुके हैं। डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी जीरादेई सिवान बेस्ट फैकल्टी, आधुनिक लैब, लाइब्रेरी, बेस्ट क्लासेज तथा हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध। डी फॉर्म, बी फॉर्म के नामांकन के लिए आज ही संपर्क करें। बहुत स्वागत है आप सबका यस 24 न्यूज़ के इस लाइव कार्यक्रम में और मैं कौसर अली। अभी पूरी दुनिया में एक मुद्दा छिड़ा हुआ है और ख़ास करके जिस तरीके से दो देशों में युद्ध हो रहा है, जिसमें एक तरफ जहां फ़लस्तीन तो दूसरी तरफ इजराइल है। लेकिन इस युद्ध ने लगभग देखा जाए तो दुनिया को दो भागों में बांट दिया है। हम जहाँ रहते हैं ये हम लोग जहाँ रहते हैं ये एशिया महाद्वीप है और आज के इस एशिया में अगर देखा जाए तो कम से कम लगभग सभी चाहे वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या यूँ कहें तो जो भी हमारे आसपास के कंट्री है, वो आज अपने अपने देश को लेकर के काफ़ी इस चिंता में रहते हैं कि कम से कम हम शांतिपूर्ण अपने जनता के साथ रहें और हम जनता को शांतिपूर्ण से संदेश दे करके और एक दूसरे को साथ लेकर चलते रहें। लेकिन जिस तरीके से कुछ राजनीतिक अब पूरी दुनिया पे हावी होती जा रही है, इस राजनीति ने अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा नुकसान इंसानियत को किया है। ये सिर्फ कोई ज़रूरी नहीं है कि आज हमारे देश में ही राजनीति हो रही है, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो ग्लोबल राजनीति से आज हमारा पूरी दुनिया जो है कि पीड़ित होती जा रही है। और इस पीड़ा को आज हमें समझना होगा कि आखिर इस तरह के माहौल क्यों बनाए गए हैं और इसका राजनीतिक माने भी कुछ हो सकता है, और अगर हो सकता है तो एक आम आदमी को इससे कितना नुकसान और इस आम आदमी के नुकसान को किस तरीके से ये देश, ये दुनिया और ये खास करके देश की राजनीति किस तरीके से उसे भर पाएगी। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। लेकिन आज चूंकि हम किसी को जोड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए क्योंकि आज जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं इसको हम अपने यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे, इसलिए कि बहुत महत्वपूर्ण ये मुद्दा है और मैं इसमें किसी को पार्टिसिपेट इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। मैं माफ़ी के साथ चाहता हूँ कि इसमें मैं पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि कुछ आंकड़े ऐसे हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि आज जिस तरीके से दो धुरियों में देश और दुनिया बट रही है, उस पर हम लोगों को ये समझना होगा कि आज इजराइल और फ़लस्तीन हम किसका साथ दें। क्या इजराइल का हम साथ दें या फ़लस्तीन का साथ दें। साथ ही साथ जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कुछ अंतभक्त जो है कि आज देश को कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो गिरवी रखने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये शुरू से, आज से नहीं बल्कि हमारे देश का ये कल्चर रहा है शुरू से, चाहे वो इंदिरा गांधी का समय रहा हो, मनमोहन सिंह का समय रहा हो, इन सभी के समय में हम लोगों ने जिस तरीके से फ़लस्तीन का साथ दिया है, दुनिया इसकी शाहिद है, दुनिया इसके बारे में जानती भी है। आपको याद होगा कि जब देश के जब जनता पार्टी की सरकार थी और उस वक्त जब अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे, तो उनका एक बड़ा सोशल मीडिया पे इन दिनों वीडियो भी वायरल हो रहा है और उसमें वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमें हर हाल में फ़लस्तीन का समर्थन करना चाहिए। पहले हमें ये बात समझना होगा कि आखिर ये फ़लस्तीन का मामला और इजराइल का मामला क्या है। इसलिए कि जिस तरीके से आज अंतभक्ति में लोग लीन होकर के और आज देश को भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक धर्म के एंगल से देखना शुरू कर दिया गया है। देखिए, इसमें एक बात तो सही है कि आज जिस तरीके से हमारे देश की मीडिया आज मतलब देखा जाए तो अब कुछ मेरे पास ऐसा शब्द नहीं मिल रहा जिससे मैं इसको बताऊं, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि जिस तरीके से आज देश की मीडिया गिर चुकी है, जिस हद तक इसकी मतलब ये गिरी हुई है, इसकी गिरी हुई के नतीजा आज आप देखिए कि आज जितने भी बड़े स्ट्रीम चैनल हैं, जितने भी बड़े मीडिया वाले हैं, जितने भी बड़े जो है कि चैनल्स हैं, ये सब जो है कि इजराइल का मामला दिखा रहे हैं। ख़ास करके जो गाज़ा में जिस तरीके से आज तशद्दुद जो मामला देखने को मिल रहा है, उसका ग्राउंड रिपोर्ट हमारे देश की वो दलाल मीडिया कर रही है। लेकिन ये दलाल मीडिया उस वक्त से खामोश है। लगभग 5 महीने हो गए, आज मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में उन बहन बेटियों की इज्जत को नहीं दिखाया गया, उन बच्चों को उनकी चित्कार को नहीं दिखाया गया।
आज जिस तरीके से लगभग 10 दिन पहले केंद्र सरकार ने मणिपुर को जो है कि अशांत घोषित किया है, ये चीज़ें आज हमारे देश की मीडिया को नहीं समझ में आ रहा है, नहीं देख रहा है ये, लेकिन उसे हमास और इजराइल का वो मामला आज दिखाया जा रहा है। चलिए दिखाना भी चाहिए, लेकिन हम लोग पहले ये समझ लें कि जिस मामले को आज देख करके आज दो कंट्री आपस में लड़ रहे हैं, पहले हमें उसको समझना होगा। देखिए एक चीज़ आपको याद होगा कि जब इजराइल का जो मामला चल रहा है, जब इजराइल का मामला खास करके 2014 के बाद से हुआ है, उस वक्त से हम लोगों ने देखा है कि हमारे देश के जो अंधभक्त हैं वो लोग जो है कि इजराइल का साथ देते हैं, जबकि वो भूल गए हैं कि इजराइल हमारा जिस तरीके से जो कथित तौर पर जिसे हमारा देश को दोस्त कहा जाता है, वो दोस्त नहीं बल्कि वो दुश्मन है। और आज हम चर्चा इसी पे करेंगे कि आखिर क्यों जो है कि हिटलर ने लगभग 60 से 65 लाख यहूदियों को एक साथ उनको जेनोसाइड यानी कि नरसंहार किया हुआ था। दूसरी चीज़ है कि आखिर क्यों जो है कि यहूदियों को तिरस्कार की नज़र से देखा जाता है और यहूदियों के जो सिस्टम होते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं या तो मुस्लिम धर्म के लोग हो या ईसाई धर्म के लोग हो, कभी भी उनको सही नहीं कहा जाता है। देखिए आपको मैं बताता चलूँ तो ये पूरी दुनिया जो है कि 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ ज़मीन पर बसी हुई है। फिर से मैं आपको बता दूं तो पूरी दुनिया जिसमें हम लोग बसे हुए हैं, जो दुनिया का जो भूभाग है जिसपे जो है कि आबादी बसी हुई है, उसका हम आपको बताते चले तो 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ ज़मीन पर ये दुनिया बसी हुई है। लेकिन जो ये लड़ाई खास करके फ़लस्तीन और ये इजराइल का चल रहा है, वो सिर्फ 35 एकड़ ज़मीन की वो लड़ाई है जिसको लेकर के लगभग आज कई सदी से फ़लस्तीन लड़ रहा है, खास करके ऐसे मुल्क से जिसको मुल्क का दर्जा आज तक नहीं दिया गया है। ये बात हम आपको बताते चले तो जब तक कांग्रेस की सरकार रही है, इजराइल को उसको गणतंत्र यानी कि उसको स्वतंत्र रूप में उसको देश का दर्जा कभी मिला ही नहीं था। लेकिन मोदी सरकार ने उसे स्वतंत्र रूप से मान लिया और उसको दोस्त बना लिया गया। खैर अंदरूनी तौर पे हम लोग इस पे नहीं जाएंगे कि अंदरूनी तौर पे इजराइल से हमें कितना नाता रिश्ता है और किस किस तरीके से हमारे देश के अंदर उसका अपना हस्तक्षेप रहा है। लेकिन मोटे तौर पे हम बता दें तो आज जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से इजराइल के लिए जो रेड कारपेट बिछाए हुए हैं, उस रेड कारपेट के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि आज हमारे देश का जो व्यापारिक संबंध है इजराइल से काफ़ी मजबूत है। और अगर आज जिस तरीके से युद्ध चल रहा है ये युद्ध अगर लंबा चल गया तो हमारे देश को भी इसका बहुत हद तक जो है कि आर्थिक तौर पे बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि इस नुकसान पे भी हम नहीं जाएंगे, हम आज मोटे तौर पे जो बात करेंगे वो ये कि क्या हमें आज ऐसे हालात में इजराइल का समर्थन करना चाहिए या फिर फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए। इसलिए क्योंकि आज फ़लस्तीन जिस तरीके से वो चूँकि अगर देखा जाए तो चाहे वो सैन्य शक्ति हो, आर्थिक पावर हो या फिर और भी कई मामलों में देखा जाए तो इजराइल के सामने फ़लस्तीन कुछ भी नहीं है। लेकिन जो लोग इजराइल को बहुत बड़ा तोप समझ रहे हैं, बहुत बड़ा महाशक्ति समझ रहे हैं, बहुत पावरफुल समझ रहे हैं, उनके लिए मैं बताता चलूं तो इजराइल कुछ भी नहीं है बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का एक रखेल है और अमेरिका इसके पीछे एक बड़ा काम करता है। और आज जिस तरीके से अमेरिका उसके पीठ पे हाथ रखा हुआ है, वरना इजराइल की इतनी हिमाकत करने की, उसकी ज़रूरत करने की मतलब हिम्मत भी नहीं होती कि वो 57 कंट्री में रह करके और मुस्लिम कंट्री को इस तरीके से आंख दिखाता रहे। सवाल है कि जिस तरीके से आज इजराइल को पीछे से जो है कि चाहे वो ब्रिटिश हुकूमत हो या फिर जर्मनी हो, जापान हो या अमेरिका हो, यहाँ तक कि जर्मनी कई बड़े मुल्क भी जो है कि आज इजराइल का वो साथ ऐसा नहीं बल्कि पहले से देते आए हैं। और यही वजह है कि आज फ़लस्तीन जिस तरीके से आज खास करके हमास, आज जो लोग आतंकी कह रहे हैं हमास को, उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये वही हमास है जो अपनी 35 एकड़ ज़मीन को आज़ाद कराने के लिए आज लगभग कई सालों से जो है कि वो इजराइल से लड़ रहे हैं। देखिए आपको याद होगा कि जब बात आती है यहूदियों की तो उसके साथ जो है कि हिटलर को भी जोड़ा जाता है। ये वही हिटलर है जिसके हिटलर शाही का आज भी लोग प्रूफ देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि ये हिटलर हो गया है, जबकि हिटलर के उसकी राजशाही या उसके सत्ता को हमें समझना होगा। देखिए ये बात 1970 की है जब विश्व युद्ध चल रहा था और प्रथम विश्व युद्ध की जब शुरुआत हुई थी, उस वक्त जर्मनी एक तरफ था और उसके बाद कई मुल्क थे। उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत उस वक्त भी काफ़ी पावरफुल था और वो जो लड़ाई जिस तरीके से चली जा रही थी उसमें जर्मनी में भी जो है कि यहूदियों का एक बड़ा तादाद था और यहूदी उस वक्त जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते थे जर्मनी में। उस वक्त चूँकि जिस तरीके से विश्व युद्ध हो रहा था और उस विश्व युद्ध में जर्मनी का एक मामूली सा सिपाही यानी कि सेना का जवान था हिटलर।
और उस हिटलर ने जब चूंकि उसको तो मतलब सेना में था वो, और सेना में रह करके अपने देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन जब उसकी हार हो गई, यानी कि जब जर्मनी हार गया प्रथम विश्व युद्ध में और बुरी तरीके से हार हुआ, उस वक्त एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया। उस वक्त ये मामला इसलिए सामने आया क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत ने जो खास करके जो वहाँ के यहूदी थे, उन यहूदियों को बसाने के लिए एक तरह से देखा जाए तो एक राष्ट्रीय घर का निर्माण किया फलस्तीन के ज़मीन पे, जिसे उस वक्त नेशन हाउस कहा जाता था। यह नेशन हाउस का जो है कि इस्तेमाल मतलब उसका निर्माण इसलिए किया गया कि जो भी जर्मनी में जो यहूदी हैं उनको फ़लस्तीन में बसाया जाए। और उसके बाद कुछ उस वक्त की अखबारें जब ये प्रकाशित की खबरें, उस वक्त जो हिटलर था उसने देखा कि भाई ये आखिर ये लोग हमारे देश के बासिंदा थे और इनको ब्रिटिश जिससे हम लोग की लड़ाई लड़ रहे थे, इन लोगों के लिए जो है कि अलग बसाने का प्रयास किया जा रहा है, आखिर क्यों। तो जब पता चला कि ये वही यहूदी हैं जिन लोगों ने जर्मनी के साथ विश्वासघात किया, जो अगर देखा जाए तो लड़ाई तो हो रही थी विश्व युद्ध में, लेकिन जर्मनी में जो लोग भी यहूदी थे उन सभी यहूदियों ने साथ जो दिया था कि अपने दुश्मन मुल्क का साथ दिया था, यानी कि ब्रिटिश का साथ दिया था। ये बात जो है कि हिटलर को घर कर गई और उसने इन लोगों को सबक सिखाने का प्रयास किया। लेकिन सबसे पहले उसने सोचा कि पहले हम इनके बारे में स्टडी कर लें, इनके बारे में जान लें, और जानने के बाद जो उसके सामने तर्क मिला वो उस तर्क ने इस जो देखा जाए तो उसके मन में घृणा पैदा कर दिया, खास करके यहूदियों को लेकर के। और उसके बाद उसने रिजाइन दे करके और राजनीति में प्रवेश किया, और राजनीति में जब वो प्रवेश किया उसके बाद वो जर्मनी का जो है कि वहाँ का राष्ट्रपति बना, जिसे आज भी तानाशाह कहा जाता है। और उसके बाद जिस तरीके से उसने लगभग 60 लाख यहूदियों को जेनोसाइड्स कहें या उस वक्त उनको खपाना कहें या अपनी जो भी उन लोगों को उसने लगभग 60 लाख यहूदियों को उसने जगह और ठिकाना लगा दिया। उस वक्त ये बात दुनिया के सामने एक बड़ा चर्चा का विषय बना कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, जबकि लगभग 4 से 5 साल का समय मिला और उस 4 से 5 साल में लगभग 60 से 65 लाख यहूदियों को उसने जगह पर अपना पकड़ा दिया। आज देखिए अब हम असली मुद्दे पे आते हैं। ये बात आपको याद होगा कि लगभग 1933 के बाद धीरे धीरे जब ब्रिटिश हुकूमत इजराइलियों को ख़ास करके यहूदियों को इजराइल यानी कि जो आज का इजराइल है उस वक्त फ़लस्तीन था, उसमें एक इलाका दिया गया जो लगभग 35 एकड़ के आसपास आता था। और वहाँ पे इजरायली के मतलब जो यहूदी हैं उन लोगों को ब्रिटिश हुकूमत ने बसाना शुरू किया। सिर्फ एक बस्ती थी उन लोगों का, मामूली सा एक बस्ती था, लगभग 35 एकड़ ज़मीन दिया गया। और उसके बाद उस एरिया में लगभग ये महदूद थे जो लगभग 50 से 60 हज़ार इनकी आबादी थी, और इस आबादी को वहाँ बसाया गया था सिर्फ इसलिए ताकि कम से कम इनको और लोगों से सुरक्षा मिल सके। ये वो दौर था जब यहूदियों को दुनिया से खदेड़ा जा रहा था, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, या जिस भी मुल्क में जहाँ जहाँ भी ये लोग थे। जब विश्व युद्ध हुआ था उस वक्त ये लोग अपने मुल्क के साथ गद्दारी किए थे और उस वक्त इन लोगों को कहीं भी शरण नहीं मिल रहा था। ब्रिटिश हुकूमत ने फ़लस्तीन में इन लोगों को बसाया, एक छोटा सा जगह 35 एकड़ ज़मीन दे करके एक छोटे से समूह में इन लोगों को बसाया गया। और उसके बाद इनकी बसावट को आप आज भी देख सकते हैं, अगर आप गूगल पे जाएंगे और अगर पुराने फ़लस्तीन को आप देखेंगे तो पुराने फ़लस्तीन का जो एरिया है, जो उसका भौगोलिक है, उसमें और आज के भौगोलिक में आपको आसमान और ज़मीन का फ़र्क नज़र आ जाएगा। इसराइल उस वक्त से जो है कि फ़लस्तीन पे धीरे 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 अपना कब्जा बरकरार रखता गया। और उसका साथ कौन दे रहा था? तो अमेरिका दे रहा था। और अमेरिका की चालबाजी को पूरी दुनिया समझती है। वो एक तरह से देखा जाए तो मिडिल ईस्ट पे कब्जा करने के लिए उसने इजराइल जैसे जो देखा जाए तो आतंकी मुल्क को उसने उसमें बसाने का प्रयास किया। और ये उस वक्त से लगभग ये चलता आ रहा था जब फ़लस्तीनियों को लगा कि ये यहूदी हैं और इन लोगों से हमें कोई नुकसान नहीं था, तो खैर वो लोग लगभग कई सदी तक उन लोगों का साथ दिया, उन लोगों के साथ रहे। लेकिन जैसे जैसे उन लोगों के नीयत के बारे में फ़लस्तीनियों को पता चलता गया, वैसे वैसे उन्हें लगा कि अब हमारी ज़मीन हमारे हाथों से खिसक चुकी है। और उसके बाद एक दौर ऐसा भी आया जो दौर था लगभग 1948 का, जब हमारा मुल्क उससे पहले 1 साल पहले आज़ाद हुआ। और उसके बाद 1948 में देखा जाए तो एक तरह से स्वतंत्र रूप से इजराइल को मान्यता देने का प्रयास किया गया, खास करके ब्रिटिश हुकूमत को लेकर के। और उसके बाद से एक मामला चला खास करके फ़लस्तीन का और इजराइल का। और ये उस वक्त से मामला तूल पकड़ता गया। उस वक्त से फ़लस्तीनियों ने कहा कि नहीं, ये लोग हमारे देश पे जो है कि गैर कानूनी तौर पे इनका कब्जा रहा, ये सिर्फ एक तरह से अस्थायी रूप से यहाँ पे
छुपने के लिए आए थे, रुकने के लिए आए थे, लेकिन इन लोगों को देश यानी कि इंटरनेशनल तौर पे यहाँ पे बसाने का जो एक रणनीति रची गई, जो एक साजिश रचा गया, उसका शिकार फ़लस्तीन होता गया। उसके बाद लगभग 2001 का एक ऐसा दौर आया जिस दौर में जो सबसे पवित्र, अगर मदीना मक्का के बाद अगर कोई पवित्र हमारे लिए स्थल माना जाता है तो वो अल अक्सा मस्जिद माना जाता है। और अल अक्सा मस्जिद पे जिस तरीके से इन आतंकियों ने, खास करके इजरायली आतंकियों ने जो वहाँ पे अटैक किया, उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद लगभग हर साल लाखों बच्चे वहाँ पे मारे जाते थे, लाखों वहाँ पे जो फ़लस्तीनी है उनके साथ इस तरीके का तशद्दुद होता रहा। आपने देखा कि उसके बाद जो 2010 के बाद जो मामला देखने को मिला था, हॉस्पिटल तक और स्कूली बच्चों तक को इजरायली सैनिकों ने और ख़ास करके आतंकियों ने नहीं छोड़ा था। लगभग छोटे छोटे मासूम बच्चों का जो लाश नज़र आ रहा था, पूरी दुनिया उसे देख रही थी। और उस वक्त चूँकि मोदी जी की सरकार नहीं थी तो उस वक्त हमारे देश में भी उतना कंट्रोवर्सी नहीं हो रहा था, उतना कोई बात विवाद नहीं था। लेकिन 2014 के बाद हमारे देश के जो अंतभक्त हैं, अब वो चीज़ें जो है कि अब कहीं ना कहीं स्टैंड वाली बात चल रही है कि हम स्टैंड है जो है कि इजराइल के साथ, तो कुछ लोग फ़लस्तीन की बात करते हैं। देखिए, मूल रूप से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से गैर कानूनी तौर पे फ़लस्तीन में इजराइल को बसाने का प्रयास किया गया, धीरे धीरे जो है कि अपना जब वो पहले वो खड़ा होने का जगह उसने बनाया, उसके बाद बैठता गया, सोता गया, और आज पूरी तरीके से देखा जाए तो एक तरह से गैर कानूनी साम्राज्य स्थापित इजराइल कर चुका है। और उसके बाद आज लगभग कई सदियों से जो है कि फ़लस्तीनी अपने हक और हुकूक और अपने धरती को बचाने के लिए वो लोग आज एक तरह से देखा जाए तो युद्ध लड़ रहे हैं। ये समय समय पे हमेशा ये मामला सामने आता रहता है, लेकिन देश की, खास करके हमारे देश की जो मीडिया है, जो कि बिकी हुई मीडिया है, जिसे हम लोग गोदी मीडिया का नाम देते हैं, आज इस मीडिया की जो शर्मसार कर देने वाली तस्वीर आ रही है, ग्राउंड रिपोर्ट ये लोग इजराइल में कर रहे हैं। और इजराइल में जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें इस बात से ऐसा अंदाज़ा लगा दिया गया है कि अब 2024 का जो चुनाव आने वाला है, इससे कितना फ़ायदा होगा। और उसके बाद ये दिखाया जा रहा है कि अगर हमारे देश में वो माहौल बन गया, हम इजराइल के साथ खड़े हो जाएंगे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में कहीं मोदी जी को समर्थन मिल जाए। जैसे कि आपको याद होगा कि ट्रंप को लेकर के भी मोदी जी ने कहा था कि अब की बार ट्रंप की सरकार, ठीक उसी तरीके से आज इजराइल के साथ भी कुछ अंधभक्त खड़े हैं। उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि जब इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री और खास करके उस वक्त के जो विदेश मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने खुले तौर पे फ़लस्तीन का समर्थन किया था, और आज भी वो करते अगर जिंदा रहते तो। लेकिन आज जिस तरीके से जो सरकार है और जिस तरीके से ये सरकार जो है कि हर चीज़ को जो है कि अपने जज बनते पत्रकार जो वजूद के लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें आतंकवादी देश कहना निश्चित रूप से निंदनीय है। बिल्कुल आपको शर्म आनी चाहिए कि आप किसकी बात कर रहे हैं। ये आतंकवादी देश सीधे तौर पे पूरी दुनिया जानती है कि जिस आतंकवादी की बात आज पूरी दुनिया कर रही है, वो दुनिया डरती है, इसलिए क्योंकि आर्थिक तौर पे जो सबसे मजबूत देश है इजराइल, आज वो आतंकी होने के बावजूद भी सारा दुनिया उसके सामने जिस तरीके से अपने आप को मतलब असहाय महसूस कर रही है, उससे मुझे उसको आतंकी कहने में कोई ज़्यादा हिचक नहीं है। और जिसको आतंकी कह रहे हैं आप लोग, वो आतंकी अगर होता तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, अपनी ज़मीन को बचाने की लड़ाई लड़ी जाती है। और यही वजह है कि आज हमास या फिर फ़लस्तीनी जो है कि आज शहीद भी हो रहे हैं, और वो खुल करके आज जिस तरीके से हो, चाहे वो मरे या मिटे, आज इजराइल को मिटाने के लिए वो तैयार है। बाकी जो अंधभक्त हैं उनके बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि वो ये वही अंधभक्त हैं जिनको मणिपुर दिखाई नहीं देता है। मणिपुर में वो बहन बेटियों की इज्जत जो खुलेआम नीलाम की गई, उन्हें वो दिखाई नहीं देता है। आज 5 महीने से मणिपुर जल रहा है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का जो नरसंहार किया जा रहा है वो इनको नजर नहीं आ रहा है। खास करके जो अंधभक्त हैं इस देश के, उन लोगों को नजर नहीं आ रहा है। उन्हें बस इस बात को लग रहा है कि बस किस तरीके से हमारी सरकार जिसको मदद कर रही है हम उसका मदद करें, जबकि खुले तौर पे देखा जाए तो कभी भी सरकार ने फ़लस्तीन का जो है कि उसका बाइकआउट नहीं किया है और इजराइल के कभी मदद नहीं किया है। ये बात आज से नहीं, बल्कि जब इंदिरा गांधी की सरकार रही है या मनमोहन सिंह की सरकार रही है उस वक्त भी। लेकिन जिस तरीके से 2014 के बाद से सरकार बदली और इसने वोट बैंक की राजनीति को लेकर के, चूंकि इसमें भी उसे हिंदू मुस्लिम का एंगल नजर आता है, जिस तरीके से आज सोशल मीडिया पे बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं आज की जो वर्तमान सरकार है उसको फायदा हो रहा है, इसलिए कि इसमें पोलराइज करने का उसको सबसे सॉफ्ट कॉर्नर मिल रहा है। और यही वजह है कि कुछ लोग आज ये लिख रहे हैं कि आई एम स्टैंड विथ इजराइल।
देखिए, इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये चीज़ें सिर्फ कुछ लोग नहीं कह रहे हैं, बल्कि अगर आप सीधे तौर पे गूगल आज सर्च करेंगे और गूगल पे जा करके आप देखेंगे कि फ़लस्तीन और इजराइल का जो मामला है वो आज का नहीं है, बल्कि बहुत पुराना मामला है। और उसमें ये साफ तौर पर दर्शा दिया गया है कि ये लड़ाई सिर्फ अपने वजूद की लड़ाई के लिए फ़लस्तीन लड़ता है, और उसे पता है कि जिस तरीके से उस पर जो है गैर कानूनी तौर पर इसराइलियों को वहाँ पर बसाया गया, खास करके जो यहूदी है उनको बसाया गया था, इसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का रहा तो वो ब्रिटिश और उसके बाद अमेरिका का रहा है। ये आज भले ही दुनिया से छुपाई जाए, भले ही इतिहास को बदला जाए, लेकिन उसे छुपाया नहीं जा सकता है जो आज सच्चाई सामने आ रही है। आज जिस तरीके से हमारे देश में कुछ अंतभक्त आज भी कह रहे हैं कि आई एम स्टैंड विथ इजराइल, तो उन्हें इस बात को समझ लेना होगा कि हमारे ही देश की सरकार जो पहले की सरकारें थी, या वो सरकार जो कभी भाजपा के साथ मिलकर के जो लोग बनाए थे, उसमें अगर देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ तौर पर कहा था कि हमें हर हाल में फ़लस्तीनियों का साथ देना है। लेकिन उसके बावजूद भी आज कुछ अंधभक्त हैं जिन्हें ये इस बात को ना तो नजर आ रहा है और ना वो कहना चाहते, इसलिए कि उन्हें पता है कि आज अगर हम इसका साथ देंगे तो कल चल के जो चुनाव होगा उस चुनाव में हमें हिंदू मुस्लिम करने में मजा आएगा। क्योंकि इस देश की राजनीति जिस तरीके से धीरे धीरे एक तरफ बढ़ती जा रही है, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये कि हम किस तरीके से सत्ता पे काबिज रहें और उसके बाद किस तरीके से हम इस यहाँ के लोकतंत्र को खत्म करें। आपको याद होगा कि लगभग 15 से 20 दिन यानी कि 1 महीना पहले की घटना है इजराइल में, जिस तरीके से लाखों इजरायली सड़क पे आकर के और नेतन्याहू का विरोध कर रहे थे। और वो विरोध सिर्फ इसलिए हो रहा था कि उसने सदन में जो एक कानून पारित किया और उस कानून में जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट है उसके पावर को कम कर दिया, और उसने ये कहा कि अगर कोई भी सरकार निर्णय लेती है उसमें वहाँ की जो जुडिशियरी है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें दखल नहीं दे सकती है। और उसके बाद वहाँ पे भरपूर तरीके से विरोध किया गया, और ये विरोध इतना हुआ कि नेतन्याहू को छुपना पड़ा था। लेकिन उसके बाद अब जैसे हमास ने हमला किया है, उसके बाद फिर से नेतन्याहू जो है कि किसी के लिए मसीहा बनता जा रहा है तो किसी के लिए राक्षस। हालांकि वो खुले तौर पे देखा जाए जो उसकी प्रवृत्ति है, शायद कि उसे राक्षस कहने में किसी को कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब चूंकि देश में जो राजनीति चली जा रही है, और उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग भी जो अंतभक्त हैं उन्हें कम से कम इस बात को समझ लेना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी उनके अंदर शर्म बची है ना, तो कम से कम वो मणिपुर पे भी आज एक बार वो बात कर लेते हैं। कुछ बेशर्म ऐसे भी थे जो मणिपुर का नाम आता था तो वो लोग कहते थे कि इसमें प्रधानमंत्री को इंस्ट्रप्ट नहीं करना चाहिए, इसमें प्रधानमंत्री को दखलंदाजी नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वो एक स्टेट का मामला है, वहाँ पर भी गृह मंत्री है, वहाँ पर भी सरकार है। लेकिन उन बेशर्मों को हम ये बता देना चाहते हैं कि वो मणिपुर हमारे ही देश का वो हिस्सा है, वो मणिपुर के लोग हमारे ही देश के लोग हैं, वो मणिपुर के लोग इसी देश का कसम और क्रिया खाते हैं, वो मणिपुर के लोग हमारे ही देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना अटूट रिश्ता रखते हैं। लेकिन आज 5 महीने से वो मणिपुर जल रहा है, वहाँ की बहन बेटियों की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, वहाँ के मासूम बच्चों को जिस तरीके से हत्याएं की जा रही है, वहाँ पर जिस तरीके से जेनोसाइड्स किया जा रहा है, ये बेशर्मी की हद है कि आज अंधभक्तों को मणिपुर नजर नहीं आ रहा है, और कोसों दूर लगभग कई 7 समंदर पार उन्हें इजराइल वो नजर आ रहा है, जो इजराइल दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी देश है, और वो उसके आतंक से आज कई मुल्क तो छोड़ दीजिए, इंसानियत भी अपने आप को बचाने के लिए भी है। आपको पता होना चाहिए कि इजरायलियों का एक इतिहास रहा है कि उन्हें सिर्फ व्यापार के अलावा दुनिया में कुछ भी नजर नहीं आता है, और उन्हें बस सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना होता है। व्यापार में वो इतना ज्यादा अपने आप को मुलविस कर लेते हैं, इतना ज्यादा वो अपने आप को भिंगा लेते हैं कि उन्हें ना तो लोकतंत्र पे विश्वास रहता है और ना ही उनके अपने देश और अपने दुनिया के बारे में पता रहता है। वो हर चीज में बस अपना बेनिफिट देखना चाहते हैं। उन्हें ये लगता है कि बस हम ये काम करेंगे तो उसमें हमारा फायदा होगा। और यही वजह है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई सेल्फिश मतलब परस्त कहा जाता है तो वो यहूदियों को कहा जाता है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर दुनिया में किसी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है तो उसमें सबसे ज्यादा अगर 60% से ज्यादा उसमें नोबेल पुरस्कार यहूदियों को ही दिया गया है। अब इसके पीछे कारण आप खुद समझ सकते हैं। आज आर्थिक तौर पर देखा जाए तो इजरायली सबसे मजबूत होते हैं, इसलिए कि लगभग दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जो उसके कर्जदार हैं। एक बड़ा सवाल उठता है कि मुट्ठी भर ऐसे लोग जो पूरी दुनिया पे काबिज हो गए हैं, आखिर उनके पीछे ऐसी कौन सी पावर है? सवाल है कि उनकी जो ताकत, उनकी जो क्षमता, उनकी जो पावर है वो यही है कि वो ऐसे मुल्क के चापलूस में लगे रहते हैं जो मुल्क अपने आप को पावरफुल कहता है और पावरफुल रहता भी है। आज सवाल सिर्फ इस बात को लेकर के कि आखिर क्यों हमारे देश के लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि वो ये वही इजराइल है जिस इजराइल को लगभग कई सदियों तक जो है कि हमारे देश ने कभी मान्यता नहीं दिया। आज भी मिडिल ईस्ट के कई ऐसे कंट्री हैं जो इजराइल
को मान्यता नहीं दिए हैं। और ऐसे हालात में अगर उसको हमारे देश की आज के प्रधानमंत्री या आज की जो सरकार है, चूंकि ये सरकार सबको पता है कि सरकार का मूल एजेंडा क्या है और किस एजेंडे पे काम करती है, तो शायद कि ऐसे माहौल में अगर ये सरकार इजराइल का पक्ष लेती है तो शायद इसमें किसी को हैरानी की बात नहीं है। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब हमारे ही देश में एक ऐसा राज्य लगभग 5 महीने से जल रहा है और उसमें ना तो हमारी इस भाड़ मीडिया का कोई उसमें किसी तरह का कोई खबर आ रहा है और ना ही हमारी सरकारें और ना ही इन अंधभक्तों का किसी तरह का कोई बयान आ रहा है। आज देखिए सोशल मीडिया पे ऐसा लग रहा है कि इजराइल हमारे ही देश का कोई हिस्सा है और 24 घंटा और 7 दिन खबरें जो है कि सिर्फ इजराइल के बारे में चलाया जा रहा है। ये चलाया जा रहा है कि हमास को बर्बाद कर दिया गया, ये दिखाया जा रहा है कि फिलिस्तीन खत्म हो चुका है, लेकिन ये नहीं दिखाया जा रहा है कि जिस तरीके से बर्बरता के साथ आज इजराइल आज नहीं बल्कि सदियों से जो है कि जुल्म ढा रहा था खास करके फिलिस्तीन पे, वो दर्द, वो दुख, वो परेशानी, वो पीड़ा आज तक हमारी इस भाड़ मीडिया ने दिखाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन हम तो ताज्जुब हमें इस बात का हो रहा है कि जो ये अंतभक्त हैं, जो अपने अंतभक्ति में जिस तरीके से आज चाटुकारिता पे जो आप मतलब अपने पूरे रीढ़ को ये लोग नवा चुके हैं, इन्हें क्या मणिपुर याद आएगा? मणिपुर की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज नहीं बल्कि लगभग 4 महीने से लगातार मैं मणिपुर की घटना को कवरेज करने का प्रयास कर रहा हूं। कई लोगों से मेरी बात होती थी, जब भी मैं लाइव डिबेट आकर के उस पर चर्चा करता था तो कुछ अंतभक्तों को यह बात चुभ जाता था। कुछ अंतभक्त इस बात को कहते थे कि भाई उसमें प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री का जो 28 सेकंड का जो उनका जो बयान आया वो भी कब आया जब पूरी दुनिया उस पर थू करने लगी, खास करके उस सिस्टम पे कि आखिर इस देश का ऐसा सिस्टम क्यों सोया हुआ है जहां पे 2 ऐसे औरतों को नंगा करके और हजारों भीड़ ने उन लोगों के साथ जो बेरहमी किया उसको लेकर के। सवाल एक ये भी बनता है कि आज जिस तरीके से देश दुनिया जो है कि 2 भागों में बटी हुई है, हमारे देश को बांटने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? कौन वो लोग हैं, किसकी नीतियां हैं जो आज हमारे देश को भी बांटने पे प्रयासरत हैं? जिस तरीके से एक तरह से देखा जाए तो एक सुदर्शन नाम का कोई चैनल है, उसने तो पूरी तरीके से लाइव डिबेट दिया है कि आइए हम लोग खड़ा होते हैं इजराइल के साथ। अब सवाल उठता है कि जिस तरीके से आज बेशर्मी की हद हमारे देश की मीडिया कर रही है, उससे ज़्यादा बेशर्मी की हद हमारे देश के अंधभक्त कर रहे हैं। इन अंधभक्तों को हम एक बार फिर से समझा देना चाहते हैं कि भैया अभी भी वक्त है, मणिपुर के बारे में कम से कम सोच लीजिए। देखिए वो मणिपुर भी हमारा है, हमारे वहाँ के लोग हैं, हमारे देश का वो हिस्सा है। लेकिन हमारा जो मूल आज का जो डिबेट का खास करके चर्चा करने का जो विषय था कि आज हम इजराइल के साथ क्यों खड़े हो और फ़लस्तीन के साथ क्यों खड़े हो, तो जो मैंने छोटी सी बात जो कहा आपको समझ लेना चाहिए कि इजराइल वो देश है जो आतंक के साए में ही अपने आप को खड़ा किया। आतंक का ही वो दिन रात उसकी अर्थव्यवस्था चलती है और आतंक हो करके आतंक करने का उसका प्रयास रहता है। और जिस तरीके से उसने फ़लस्तीन पे अपना कब्जा किया, जो गैर कानूनी तौर पे ब्रिटिश ने और अमेरिका ने उसे बसाया, उसका सबसे बड़ा सबूत है कि आज दुनिया उससे आतंकित है। लेकिन जिस तरीके से गाज़ा और ख़ास करके फ़लस्तीन जो आज अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए इस आतंकियों के ऊपर जो हमला किए हैं, उससे वो तो बिलबिला गए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बिलबिलाहट हमारे देश के उन अंधभक्तों को हो रही है जिन्हें अपने बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, अब वो इजराइल के बारे में पता करने लगे हैं। चलिए आज हमारा ये बस सेशन इतना ही पे हम कंप्लीट करते हैं। जावेद जी, मैं सबका कमेंट भी देख रहा हूँ, लेकिन आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि आज जिस तरीके से हमारे देश की जो भाड़ मीडिया है, जो जिसको कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से ये बिकी हुई एक तरह से वेश्यावृत्ति जो कर रही है, खास करके हमारे देश की जो मीडिया आज इजराइल चली गई है, लेकिन ये मीडिया मणिपुर तक नहीं गई। आज 7 समंदर पार जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है, लेकिन ये मीडिया हमारे मणिपुर में जाकर के इन लोगों ने कवरेज नहीं किया, वहाँ के दुख को, वहाँ के दर्द को दिखाने का प्रयास नहीं किया। अब आप सोच सकते हैं कि इन लोगों को क्या कहा जाएगा। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि आज हमारे देश के कुछ अंधभक्त ऐसे भी हैं जो आज स्टैंड विथ इजराइल की बात कर रहे हैं। उन्हें कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो आज भी जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको कम से कम एक बार देख लेनी चाहिए और उन्हें महसूस करना चाहिए कि सच में वो दौर ठीक था कि आज का वो दौर जिस दौर में वो देश तो मुल्क तो अलग अलग हो ही रहा है। आज हमारे देश में भी कहीं ना कहीं एक तरह से एक कार्ड खेलने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि 5 राज्यों का चुनाव है, 2024 का चुनाव है, इजराइल और ये फ़लस्तीन के ही बहाने सही कम से कम अगर हम समाज को 2 टुकड़ों में बांट देंगे तो कम से कम उन लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा। और यही वजह है कि आज स्टैंड विथ इजराइल की बात चल रही है।
फिलहाल हम इस बात को लेकर के एक और फिर भी हम एक बात कहेंगे कि जिस तरीके से आज इजराइल और फ़लस्तीन का जो लड़ाई चल रहा है उसमें हमें ये समझना होगा कि इजराइल का हक क्या सच में है या फ़लस्तीन अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है। उससे हमें सबक भी लेना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमारे उन अंधभक्तों को हम फिर से चलते चलते एक बात ज़रूर कहेंगे कि अब भी मौका है कि आप एक बार मणिपुर के बारे में ज़रूर सोचें, इसलिए कि मणिपुर को अभी जिस तरह से केंद्र सरकार ने अशांत क्षेत्र घोषित किया है, आपको पता हो गया कि अशांत क्षेत्र कौन होता है। अगर उस अशांति में अगर हम शांति की पहल अगर आज भी कर दें तो हम दुनिया को तो छोड़ अपने मुल्क को कम से कम शांति की तरफ ले जा सकते हैं। फिलहाल हम अब बस चलते चलते यही कहेंगे कि आज आने वाले वक्त में सबके लिए बहुत इम्तहान की घड़ी है। फिलहाल इम्तहान सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं है बल्कि पूरे मुल्क, इंसानियत और पूरी दुनिया का है। फिलहाल आपने इतना देर तक YES24 न्यूज़ के इस कार्यक्रम को देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम फिर किसी नए मुद्दे पे आपके साथ जुड़ेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।